नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सीटेट 2022 में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सीटेट और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण है, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रीजन बताया गया है और हमको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, ए और आर जो है दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए सही लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है दोस्तों पहला कथन में कहा गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से जो है अनुवांशिक बनावट जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये तो दोस्तों गलत होगा, पूरी तरह से अनुवांशिक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और रीजन में कहा गया है कि बच्चों की शारीरिक विकास के लिए वंशानुगति कारक उत्तरदायी होते हैं। तो ये दोस्तों गलत है, क्योंकि वंशानुगत भी हो सकते हैं और जन्मजात और कई भी कारक हो सकते हैं जो उसके शरीर को विकास को प्रभावित करे, और कई कारक हो सकते हैं। तो ये दोनों जो होंगे आपके गलत हो जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। जो सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है दौड़ना, दूसरा ऑप्शन है चलना, तीसरा है घसीट कर लिखना और चौथा ऑप्शन दिया गया है कूदना। तो सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा घसीट कर लिखना। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। कौन सा बच्चा है जो मध्य बाल्यावस्था में आएगा। पहला ऑप्शन है, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। दूसरा है, एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तीसरा ऑप्शन, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। और चौथा ऑप्शन है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और एक अन्य वस्तु को पकड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था में कौन आएगा, तो आएगा आपका एक बच्चा जिसमें नियमों के तर्क की समझ को विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो ये जो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, फिल्म और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर की उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की संस्था के रूप में किसकी भूमिका पर प्रकाश डालेगा। पहला ऑप्शन है मीडिया प्राथमिक, दूसरा ऑप्शन है मीडिया द्वितीयक, तीसरा ऑप्शन है स्कूल प्राथमिक और चौथा ऑप्शन दिया गया है स्कूल द्वितीयक। तो फिल्म और विज्ञापन जो जेंडर से जुड़े तरीके होते हैं दोस्तों, वो समाजीकरण में किस पर प्रकाश डालेगा, तो वो मीडिया और द्वितीयक होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका मीडिया और द्वितीयक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आएगी। पहला ऑप्शन है अमूर्त शोध की क्षमता, दूसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, तीसरा है दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता और चौथा ऑप्शन है परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता जो होगी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक क्षमता का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यानी कि एक पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को बहुत जरूरी है, शिक्षक में होना क्या चीज जो होना है बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन है गतिशील लचीला, दूसरा ऑप्शन है संरचित अनम्य,
तीसरा ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी और चौथा ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक व्यवहारवादी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका गतिशील और लचीला जो होना चाहिए पियाजे के अनुसार एक शिक्षक में होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोस्की के विचार में लेव वाइगोस्की का क्या विचार है। पहला ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। तीसरा ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। ये आपका लेव वाइगोस्की के विचार थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सांस्कृतिक उपकरण, दूसरा है सामाजिक संपर्क, तीसरा है संतुलन और चौथा दिया गया है पुरस्कार। तो सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या होगा, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो वो होगा आपका सांस्कृतिक उपकरण का होना जरूरी है, दूसरा सामाजिक संपर्क से भी होना जरूरी है। तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सुगम तरीके से हो जाएगा। तो 1 और 2 जो होंगे सही होंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम है, यानी कि एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम यानी सीखना किस प्रकार से होगा। पहला ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। दूसरा है पुरस्कार और दंड पर निर्भर है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक और छात्रों द्वारा सहनिर्मित है। और चौथा ऑप्शन है पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्र की भूमिका निष्क्रिय होती है। छात्र की भूमिका कैसी है, निष्क्रिय है कहा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका शिक्षक और छात्र द्वारा सहनिर्मित होना चाहिए एक बाल केंद्रित कक्षा के अधिगम में। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, तीसरा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास और चौथा ऑप्शन दिया गया है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सामाजिक अनुबंध एवं अभिविन्यास जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है भाषाई, दूसरा है प्रकृतिवादी, तीसरा है स्थानिक, चौथा दिया गया है अंतःव्यक्तित्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भाषाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भाषाई होना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को सोच को अभिव्यक्त करने के लिए और धारा प्रवाह लचीला उपयोग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 भाषाई जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। कक्षा में जो व्यक्तिगत मतभेद है उसको पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं होगी। पहला ऑप्शन है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार, दूसरा ऑप्शन है मतभेदों को पहचानने और सम्मान करे, दूसरा है विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करे और चौथा ऑप्शन है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया का उपहार मिलने पर वह बोला मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है, यानी कि 4 साल के एक बच्चे को जब गुड़िया उपहार दिया गया तो उसने कहा कि मैं गुड़िया से क्या करूँगा, मैं लड़का हूँ गुड़िया से नहीं खेलता। तो पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे जेंडर प्रसंगिता, दूसरा है जेंडर पक्षपात, तीसरा है जेंडर रूढ़िवादिता और चौथा ऑप्शन दिया गया है जेंडर समता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका
जेंडर रूढ़िवादिता, आपका ऑप्शन नंबर 3 जेंडर रूढ़िवादिता करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे। दूसरा है शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे। तीसरा ऑप्शन है सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करे। और चौथा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करे, यानी कि दैनिक प्रक्रिया में वो क्या करे, आकलन को शामिल करे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। कैसे प्रश्न जो है बच्चों से पूछा जाए कि समालोचनात्मक सोच को उन्हें बढ़ावा मिले। पहला ऑप्शन दिया गया है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। चौथा ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो बच्चों में दोस्तों समालोचनात्मक विकास को बढ़ावा करने के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चों में बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, यह सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। ऐसा बच्चों को प्रश्न पूछना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी आदतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। पहला ऑप्शन है अभिभावक स्कूल की जरूरतों के अनुसार। दूसरा है स्कूल छात्रों की जरूरत के अनुसार। तीसरा है छात्र स्कूल की जरूरत के अनुसार। और चौथा है छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। तो समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों को पूरा करेगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा छात्र शिक्षक की जरूरत के अनुसार होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वे छात्र जिन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों के समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अर्थात यहाँ पे वे छात्र बोल रहा है जिसको पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में क्या हो रहा है, चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ता है। तो उसका सही आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रमस्तकीय घात, गुणज व फिल्य। तीसरा ऑप्शन है पठन व फिल्य। और चौथा ऑप्शन है मनोगतिक दिव्यांगता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पठन वैफल्य, यानी कि पढ़ने में उससे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 पठन वैफल्य आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक का क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। पहला ऑप्शन है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा दोस्तों सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। क्या अपनेपन की भावना को बढ़ावा देंगे तो भी बच्चे क्या होंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विविध आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विकल्प उपलब्ध नहीं करना चाहिए। कौन सा विकल्प जो है बच्चों को नहीं उपलब्ध कराना चाहिए। पहला ऑप्शन है सामग्री प्रस्तुतिकरण। दूसरा है संचार और अभिव्यक्ति। तीसरा ऑप्शन है सूचना के दृष्टिकोण। और चौथा है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता जो है यह विषय उपलब्ध नहीं कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, यानी कि एनईपी 2020 में किस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया गया है।
पहला ऑप्शन है उपयुक्त आधारभूत ढांचा, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है अनिवार्य विशेष शिक्षा और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक जो है इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखेंगे। पहला ऑप्शन है पढ़कर, दूसरा ऑप्शन है सुनकर, तीसरा है देखकर, चौथा है क्रिया करके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका क्या होगा, पहले क्या करेंगे सुनेंगे बच्चे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद करेंगे पढ़ेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे सुनेंगे, तो ये सभी जो होगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, सभी चीज करेंगे तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, अभिकथन ए यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क दिया गया है, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि वह क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ये जो होगा दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि पहले अभिकथन में कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, और उसका कारण बताया गया है, तर्क दिया गया है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को निर्णय लेने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो है, पहला ऑप्शन है अस्पष्ट, दूसरा है सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, तीसरा ऑप्शन है अत्यंत जटिल और चौथा ऑप्शन है अर्थहीन। तो एक शिक्षक को कौन से गतिविधि को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सांस्कृतिक रूप से जो उपयुक्त होगा उसको एक टीचर को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक जो ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो कि बढ़ावा दे, यानी कि एक टीचर को कैसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो एक स्टूडेंट को बढ़ावा दे। पहला ऑप्शन है निराशा, दूसरा है अभिसारी उत्तर, तीसरा ऑप्शन है अपसारी सोच और चौथा ऑप्शन है मात्र रटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अपसारी सोच को जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना जो है, यहाँ पे सीखना होगा दोस्तों, सीखना सोखना लिखा गया है, सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है। तो समकालीन जो सिद्धांतकार थे उसके अनुसार सीखना जो है प्राथमिक गतिविधि है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है निष्क्रिय और चौथा ऑप्शन है सामाजिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सामाजिक जो होगा वो समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फिर कथन वाला दिया गया है। कथन में कहा गया है, एक शिक्षक के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। कारण दिया गया है, समस्या समाधान की रणनीतियां अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो इसका सही विकल्प आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दोनों जो है वो सही है, मतलब कि अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, और आर जो है यानी कि जो रीजन है वो सही व्याख्या कर रहा है एक ही। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है, जो छात्रों के बीच जो भ्रांतियां होती है वो किस चीज में महत्वपूर्ण होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है निर्मित करना, दूसरा ऑप्शन है पहचानना, तीसरा ऑप्शन है अनदेखा करना और चौथा है प्रचारित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छात्रों के बीच जो भ्रांतियां महत्वपूर्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहचानना। क्या होगा? पहचानना जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में भय का भाव होता है। जो छात्रों में भय किस कारण से होगा?
पहला ऑप्शन है अधिगम में काफ़ी सुधार करता है, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए हानिकारक है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम के लिए आवश्यक है और चौथा ऑप्शन है अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो छात्रों में भय से क्या होगा दोस्तों, उसके सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे बोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाए अधिगम के लिए यानी सीखने के लिए छात्रों में भय बहुत हानिकारक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो छात्रों को सीखने और महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। पहला ऑप्शन है योग्यता की चाह, दूसरा है प्रसिद्धि की चाह, तीसरा है धन की चाह और चौथा है सत्ता की चाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका योग्यता की चाह जो होगी उन्हें क्या करेगा, महारत हासिल करने और सीखने के लिए प्रेरित करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए, यानी कि एक टीचर को जो अधिगम अर्थपूर्ण अधिगम कराना है तो उसे अच्छे ढंग से कराने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धों को प्रोत्साहित करना चाहिए और तीसरा ऑप्शन है विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए और चौथा ऑप्शन है संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए, जिससे क्या होंगे सुसाध्य ढंग से एक टीचर जो है बच्चों में अधिगम को क्या कराएगा, अर्थपूर्ण से करा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास के सीटेट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिक्षक भर्ती और सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।